अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कहाँ था एक, इसका जवाब तो यस ही है, किया है। अच्छा, अब जिनसे नहीं हुआ तो उसमें ये जरूर देखने वाली बात है कि क्यों नहीं हुआ। सवाल पढ़ के छोड़ दिया, हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस दफा जो FR1 का रिजल्ट है, और कल हम लोग पैक की मीटिंग में हम लोग एनालिसिस देख रहे थे, तो फेलियर्स का मेजॉरिटी हिस्सा वो है जो 25 से नीचे नीचे फेल है। FR1 के फेलियर्स का मेजॉरिटी बच्चा वो है जो 25 से नीचे फेल है, यानी 30s 40s में बड़े कम लोग हैं, 40s में तो शायद कोई भी फेल नहीं, 20s टीन से बारी नहीं आई, टीन्स में फेल हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि सवाल देख के हिम्मत करिए बगैर छोड़ देते हैं। तो ये कहां से हिम्मत आएगी? जब होमवर्क किए होंगे तो हिम्मत आएगी, टेस्ट किए होंगे तो हिम्मत आएगी। तो बेटे सवाल जो कराए होते हैं ना क्लास में, एग्जैक्टली उन्हीं की कॉपी नहीं पेपर में टेस्ट होनी। जो कॉन्सेप्ट सीखा उसकी एप्लीकेशन कभी किसी तरह से पहेली बन जाएगी, कभी किसी तरह से बन जाएगी। तो प्रैक्टिस से आप सिर्फ अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हैं। पेपर में हो सकता है फिर की और शक्ल का सवाल आ जाए, तो अगर घबरा के छोड़ देंगे तो बस खत्म होगी कहानी। तो इस सवाल में एक मुश्किल ये होती है कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ के घबराहट हो जाती है, वो छोड़ देते। दूसरी मुश्किल ये होती है कि बच्चों ने इसमें यह भी नहीं गौर किया होगा, शायद आप में से किसी ने, कि ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों का अलग अलग ही हिसाब रखना था। तो जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो तो कोई मसला नहीं होगा, होना चाहिए था। ऑफिस बिल्डिंग में मसला होगा अगर सवाल किया है तो। फैक्ट्री बिल्डिंग फिर भी चले बता देता हूं, 2014 से ही बस आगे का डाटा है और वही मांगा भी सिर्फ 2014 की एंट्रीज हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग बता रहा हूं, फिगर्स बता देता हूं सारी, उसके अलावा बेटे जो पूछना पूछ लेना। फैक्ट्री बिल्डिंग कर रहा हूं। अब हमें कोई इसकी पैदाइश से तो डाटा दिया नहीं हुआ, तो जहां से दिया है वहां से ले लेते हैं। 31 दिसंबर 13 से दिया हुआ है। एसेट की कॉस्ट कितनी, मैं ये बात कर रहा हूं, फैक्ट्री बिल्डिंग 100, एक्यूमुलेटेड, यानी यहां से हम शुरू कर लेते हैं, जहां से डाटा दिया वहां से आगे चल लेते हैं। और इसी दिन रीवैल्यू करके इसको पहुंचाना है, पहुंचा दिया 52, यानी 10.5 डाउन, सरप्लस इसका कोई था नहीं, ये चला गया ये। तो इस सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये अवेलेबल है। यहां से आगे 14 बढ़ाएंगे और फिर 14 की रिवैल्यूएशन करेंगे। ये था फैक्ट्री बिल्डिंग में डाटा अवेलेबल। इसमें दूसरा मसला ये होता है कॉम को, जो कि बड़ा अच्छा पॉइंट था और ये मल्टीपल सवालों में टेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट था। अब आगे रिमेनिंग लाइफ कितनी, ये नहीं बताया हुआ। जो 20 साल दिए हुए हैं वो ओरिजिनली एस्टिमेटेड टोटल हैं, तो अगर ओरिजिनली एस्टिमेटेड टोटल हैं तो फिर गुजरे कितने हैं नहीं पता। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ये पता चल जाएगा कि 100 कॉस्ट वाला एसेट 20 साल पे डिवाइड होता तो हर साल 5 डेप्रिशिएट होता, और रिमेनिंग लाइफ वो होती है जितनी डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होनी है। तो गुजरी हुई लाइफ क्या हुई, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। अब अगर एक साल की डेप्शन 5 है तो हर साल 5 करते 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 अगर एक्यूमुलेटेड यहां तक पहुंची पड़ी है तो पता चल सकता है कितने साल गुजरे। इसको 5 से डिवाइड कर लें, तो इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे यानी 7.5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हैं, तो बाकी 12.5 रह गए थे। तो इसलिए 31 दिसंबर 14 पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाय 12.5, 4.16, और यही सलूक अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन के लिए भी कर लेते हैं। 10.5 डिवाइडेड बाय 12.5, 0.84। अब जब इसको रीवैल्यू करेंगे 0.84 और ये रह गया 66। अब जब इसको 31 दिसंबर 14 पे रीवैल्यू करना है तो रीवैल्यू करके अब इसको पहुंचा देना है 64, 16.16। इतनी गुंजाइश है यहाँ, ये यहाँ चला गया, बाकी सरप्लस 5 और एंट्रीज मांगी थी तो डेप्रिसिएशन की एंट्री और रिवैल्यूएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4.16, रिवैल्यूएशन के टाइम पे एंट्री एक्यूमुलेटेड इतनी ही थी जो हुई थी, उससे पहले वाली तो उड़ गई हुई थी। तो यही वाली फिगर एक्यूमुलेटेड डेबिट फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट, और फिर तीसरी एंट्री फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट P&L क्रेडिट सरप्लस क्रेडिट, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है। तो इसमें जिनको जो जो मुश्किल हुई और अब भी वो मसला नहीं सॉल्व हुआ तो बेटे पूछें। एफर्ट चाहिए आपसे, और फिक्र मुझे बढ़िया यार आप लोगों की जी। टोटल यूजफुल लाइफ 20 साल है, ये दी हुई है सवाल में। हमें ये 2014 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करना था रिमेनिंग लाइफ से। क्या रिमेनिंग लाइफ 20 साल है? नहीं, वो तो टोटल है। अब हमें रिमेनिंग लाइफ तक पहुंचना है, तो रिमेनिंग लाइफ पता चल जाएगी अगर ये पता चल जाए कि 20 में से गुजर कितने गए थे। तो 100 कॉस्ट है, 20 लाइफ है। जब भी कभी खरीदा था एक साल की डेप्रिसिएशन 5 थी, अब हर साल 5 करते रहे होंगे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है आज तक की डेप्रिसिएशन ना, तो वो आपको दी हुई है सवाल में 37.5। तो अगर एक साल की 5 है तो ये कितने साल की, तो 20 में से इतने गुजर गए तो बाकी 12.5 रह गए। और जी फैक्ट्री बिल्डिंग जिन्होंने भी किया, जिन्होंने किन्होंने, अच्छा ठीक, तो बाकी तो वो 4 है ना।
ऑफिस बिल्डिंग, इसमें एक मसला रिमेनिंग लाइफ का तो है ही है, दूसरा मसला यह था कि जो कल वैरायटी सिखाई थी कि जो एसेट बेच दिया उसका हिसाब किताब अलग कर लें और रिमेनिंग का अलग। क्यों जरूरी है अलग अलग करना? ताकि जो बिका उसका सरप्लस कितना बचा है ट्रांसफर करने का ये पता चल जाए और जो रिमेनिंग है उनकी सही रिवेशन हो सके। इसलिए जो एसेट्स में से कुछ बिक रहा होता है, कल वाले सवाल से वैरायटी सिखाई थी, कल किया था ये सवाल। अच्छा, अब आज तो मैं एक वैरायटी करा के बस बहुत होगी, खत्म कर दूंगा। 16 बहुत ज्यादा तंगी होगी इससे, तो इसको खत्म कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार। कल से नया ये शुरू कर लूंगा, लेकिन इसका होमवर्क अभी 1-2 सवाल चलेंगे। और आइए 16 पेपर का मस्ट अपीयर समझे, मस्ट अपीयर क्वेश्चन है। सेपरेट भी आ जाता है, कभी कभी सेपरेट आता है तो वो भी 18-20 नंबर का सवाल, और बाकियों के साथ मिक्स हो जाए तो बाकियों के साथ मिक्स होकर भी मेजर पोर्शन इसी का रहता है। तो इसलिए पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे इसमें चीजें इतनी ज्यादा है। और ये जो अगला टेस्ट रिवैल्यूएशन का कर लेते हैं, और साथ चले छोटा सा सवाल एसेट स्केड्यूल का दोबारा डाल लेते हैं, छोटा सा। अच्छा, ये सामने बैठे लोगों को भी और कैमरा पार लोगों को भी, अब वीकेंड नहीं हुआ करेगा। अब आपके एक हफ्ते में अल्लाह ताला ने आपको 8 दिन दे दिए हैं, तो आपकी 8 क्लासें हुआ करेंगी। और ये ऑनलाइन वाले बच्चों को ये संडे की, चूंकि यहाँ मैं 2 क्लासेस कराऊंगा तो फिर आपको वो फिर 2 क्लासेस संडे को भी आएंगी, है जी। 2 R1 की, फिर कुछ अर्से बाद देखता हूँ कि कॉस्ट की भी साथ 3 करनी है कि क्या करना है? सुबह सवेरे 8 बजे है? नहीं, एक गर्मियों की छुट्टियों से पहले कर लेंगे, एक गर्मियों की छुट्टियों के बाद कर लेंगे, इकट्ठे ही करेंगे ना, 2 क्लासेस इकट्ठी नहीं। बीच में कोई सूटा छूटा लगाना हो किसी ने तो वो 10 मिनट की ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, वो कल जो है ना उधर है उस कैंपस में, कल यहाँ पर कोई और मसरूफियत है तो कल वहाँ उस कैंपस में क्लास है, जिन्होंने आना है अगले संडे से प्रॉब्लम इधर ही हुआ करेगी किसी रूम में जी, उधर बेसमेंट में वो 4-5 में। अच्छा भाई, वो ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग सवाल में आपको ऊपर टेबल के अंदर बताई हुई है कॉस्ट कितनी है? 164.5 एक्यूमुलेटेड 26.32, तो ये बन गई 13768। ऑफिस बिल्डिंग ऊपर टेबल में जो बताई हुई है उसकी बुक वैल्यू ये है 138.18। ये सबकी टोटल नेट बुक वैल्यू दी हुई है और इनकी फेयर वैल्यू भी दी हुई है 149.94। ये ऊपर टेबल में ऑफिस बिल्डिंग की टोटल फिगर दी हुई है। अच्छा, करने क्या लगे? करने ये लगे हैं कि ऑफिस बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी और वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग बेच दी। अब चूंकि ये बेचने वाली वैरायटी आ गई तो उसका तरीका कल ये किया था कि जो बेचा है उसका हिसाब अलग कर लें और जो बाकी रह गए उनको अलग कर लें। तो ये है टोटल, जो बेचा वो नीचे पैराग्राफ में अलग से बचाया हुआ है। कितने का जो बेचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी? 27.72। तो ये सब है, ये जो बिक गया ये वो है, तो रिमेनिंग की बुक वैल्यू आ जाएगी 11 ये रिमेनिंग वाले की बुक वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब जब हम इनका हिसाब अलग चलाने लगे हैं तो सरप्लस भी तो अलग पता हो ना, तो वो तभी पता चलेगा जब इस फेयर वैल्यू में से इस बिकने वाले की भी पता हो, तो वो भी उन्होंने अलग से बता दी हुई है 31 पॉइंट। तो फिर बाकियों की अब हमारे पास यहां से दोनों टेबल की वर्किंग का डाटा आ गया। जो बेच दिया उसका भी हम अलग चला लेते हैं और जो रिमेनिंग रह गए वो भी अलग चल जाएंगे। ये सही नहीं है? 118.02। तो जो बेची हुई बिल्डिंग है उसका हिसाब अलग चला लेते हैं और जो रिमेनिंग है उनको अलग। तो बेची हुई की फिगर हमें 31 दिसंबर 13 की ये बुक वैल्यू पता चल गई 27.72 और इसी दिन ये रीवैल्यू होके पहुंची थी 31.92 4.2। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सवाल का। और इसी तरह से जो रिमेनिंग वाले हैं उनका अलग टेबल। रिमेनिंग वाले हैं वो जो हमने फिगर्स तोड़ ली हैं 31 दिसंबर 13, इसका बैलेंस अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया 110.46 और इसी दिन रीवैल्यू करके इसको पहुंचाया 118.02। बस अब यहां से सवाल आगे चलेगा। ये 6 महीने इस्तेमाल होके बिक गया, 6 महीने डेप्रिशिएट होगा। ये साल के एंड पे रीवैल्यू हुआ तो पूरा साल डेप्रिशिएट होगा। और इसमें भी वही फैक्ट्री बिल्डिंग वाला मसला, रिमेनिंग लाइफ कितनी, तो इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे 164.5 कॉस्ट, टोटल लाइफ कितनी क्या 21
6. एक साल ये 6.58 डेप्रीशिएट हुआ करता था, कितने साल लगे होंगे कि करते करते ये 26.32 डेप्रीशिएट हो गया? 4। तो इसके 4 गुजर गए हुए थे और इसकी रिमेनिंग फिर रह गई थी 21। ये था जी सवाल में डिस्कस करने वाला। आपने मजीद कुछ पूछना है बेटा तो पूछें। किसी ने कुछ नहीं पूछना? चलो ठीक है, किसी को कोई मसला नहीं। अगला सवाल लिखें। और अब अगली वैरायटी, सारी वैरायटियां, बहुत सारी वैरायटियां तो कर ही ली हैं, फिर कोई आसमान से सोच के ले आया तो मुझे नहीं पता। बहरहाल बहुत सारी वैरायटियां कर ली हमने। अब इसमें करते हैं कि अगर एक ही एसेट हो वो वाला जिसके कंपोनेंट्स अलग अलग डेप्रिशिएट होते हैं, वो जैसे वो जहाज वाला सवाल कराया था जिसमें इंजन अलग, और तो उसमें रिवैल्यूएशन डाल लेते हैं। उसके लिए लिख ले सवाल। कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की कॉस्ट, एयरक्राफ्ट की कॉस्ट 2000 मिलियन, 2000 मिलियन। और ये खरीदा था 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17। एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बताई है 2000 मिलियन और डेट ऑफ परचेज बताई है 1 जुलाई 17। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, for depreciation calculation, it is split into following components. अब ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं: इंजन्स, कैबिन फिटिंग्स और इसकी बॉडी, कॉस्ट, लाइफ और मेथड। इंजन्स कर लेते हैं 500, 400 और 1100। लाइफ कर लेते हैं 20,000 और इसकी 10 और इसकी 25। और ये तो खैर आर्स मेथड है और ये कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ये नोटेड। अच्छा, इसके बाद लिखें एयरक्राफ्ट वाज रीवैल्यूड एज फॉलोज। एयरक्राफ्ट वाज रीवैल्यूड एज फॉलोज। फर्स्ट जुलाई 18 को, 1 जुलाई 18, 1 जुलाई 18 2100 मिलियन, 2100 मिलियन। और 1 जुलाई 19 को, 1 जुलाई 19 1600 मिलियन, 1600 मिलियन।
मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज 1 जुलाई 17 से लेके 30 जून 20 तक, 1 जुलाई 17 से 30 जून 20 तक। अच्छा, एंट्रीज तो जुबानी बोलता हूं मैं, वर्किंग इसमें अब काफी सारी बनेगी। जी जी, अच्छा मैंने वो आज नहीं बताया। अच्छा, सवाल में लिखे जी, और एक चीज मिस हो गई। सवाल में एक चीज और लिखे, इंजन्स वर यूज्ड एज फॉलोज। इंजन्स वर यूज्ड एज फॉलोज। 2018 में 3500 आवर्स, 3500। 2018 में 3500 आवर्स, 2019 में 2800 आवर्स, 2800 आवर्स, और 2020 में 2500 आवर्स, 2500 आवर्स। 2018 में मैंने बताए हैं 3500, 2019 में बताए हैं 2800 और 2020 में बताए हैं 2500। अच्छा, एसेट तो ये एक ही है, यानी एयरक्राफ्ट एसेट है तो वो तो एयरक्राफ्ट की है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए 3 टुकड़े किए होते हैं, मेथड भी अलग अलग है। तो चूंकि एसेट एक है तो वो जो हम टेबुलर वर्किंग बनाते हैं वो तो ऐसे ही बनेगी। इसकी नेट बुक वैल्यू, सरप्लस, P&L, ये तो ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट जुलाई 17 को कॉस्ट कितनी, 2000। फिर 30 जून 18 डेप्रिसिएशन 2000 को कैसे डेप्रिशिएट करें, अलग अलग करना पड़ेगा। ये मसला है, इस कंपोनेंट्स वाले सवाल की वैरायटी अब ये आ गई कि इसमें डेप्रिसिएशन के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। करता हूं, चलो हो गई अलग अलग। उसका टोटल यहां लिख दिया, टोटल लिखने के बाद इसको रिवैल्यू किया, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन करने के लिए फिर अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन के बाद किसको डेप्रिशिएट करना होता है, रिवैल्यूड अमाउंट को, तो वो तो जहाज की 2100, डेप्रिशिएट हम टुकड़े कर रहे हैं, तो फिर हमें इस फेयर वैल्यू को भी टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। ये है इस वैरायटी के अंदर कि डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और चूंकि रिवैल्यूएशन के बाद भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करनी होती है तो फिर रिवैल्यूड अमाउंट को भी अलग अलग करना पड़ेगा। ये सिखा रहा हूं सवाल में। तो इस टेबल में तो करना ही है काम, लेकिन इससे पहले इसको यहीं छोड़ दिया और हमें इसको मजीद तोड़ना पड़ेगा। इंजन्स में कैबिन फिटिंग्स और बॉडी, लेकिन ये तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस कॉलम के लिए वो 3 वर्किंग्स क्यों तोड़ने लगे हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर भी ली और उसको टोटल करके यहां लिख लिया। सरप्लस नहीं, तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि एसेट तो ये एक ही है, तो हमें ये वर्किंग अल्टीमेटली तो यही रखनी है। सरप्लस का कॉलम, P&L कॉलम जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है। एंट्री भी एयरक्राफ्ट की होनी है, यानी 1 जुलाई 17 एयरक्राफ्ट डेबिट कैश क्रेडिट, 30 जून 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट। इसलिए सरप्लस P&L वो इसी के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो मैं डेप्रिसिएशन की अलग कैलकुलेशन कर रहा हूं उसमें सरप्लस P&L तो नहीं चाहिए, लेकिन 2 कॉलम मैं फिर भी बना रहा हूं, और वो 2 कॉलम में बना तो देता हूं, लेकिन उसके बाद बता दूंगा कि आप उसको अवॉइड कर सकते थे तो कैसे, वो जबानी बता दूंगा। तो एक कॉलम में बना रहा हूं सिर्फ ये एसेट वाला, और एक कॉलम में बना रहा हूं, क्यों बनाया इसकी मैं वजह बताता हूं सॉल्व करते हुए। ये मैंने अब इंजन के लिए अलग वर्किंग चलानी है, एक एसेट का कॉलम यही जिसको डेप्रिशिएट किया करूंगा, और एक मैंने एक और नेटबुक वैल्यू बना लिया लेकिन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। अभी सॉल्व करते हुए बताता हूं कि क्यों। आ जाएगा। इंजन्स 1 जुलाई 17 कितनी कॉस्ट इंजन्स की, 500। 30 जून 18 डेप्रिसिएशन, 2018 की डेप्रिसिएशन, हाँ जी 500 आर्स मेथड है, डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 3500 जी 87.5। फोर 12.5।
इसी तरह कैबिन फिटिंग्स 1 जुलाई 17 कॉस्ट कितनी 400 और 30 जून 18 लाइफ कितनी इसकी 10, तो वो तो ज़बानी हो गया 40। ये दूसरा कॉलम क्यों बनाया भी बताता हूं कुछ देर तक। और 1 जुलाई 17 बॉडी 1100 और 30 जून 18 डेप्रिसिएशन, इसकी लाइफ कितनी है 25 44 1056। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने कर दिया। इन 3 वर्किंग्स का मकसद था अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन जानना, निकला ही तीनों की डेप्रिसिएशन। अब ये तीनों टुकड़ों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। ये वाला जो मास्टर टेबल है ये पूरे एयरक्राफ्ट का है, मास्टर टेबल हमारा यही है, सरप्लस P&L यहीं से पता चलना है। अब यहां डेप्रिसिएशन कैसे लिखूं मैं, तीनों को ऐड कर दें तो 87.5 प्लस 40 प्लस 44 171.5 1828.5। अच्छा, इन टेबल्स का मकसद ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ सरप्लस का कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि हमने हर पार्ट का अलग अलग सरप्लस नहीं रखना, वो तो एसेट का है। ये सिर्फ हर साल की टुकड़ियां बना रहा हूं, 2018 19 20 ये सिर्फ मैं टुकड़े कैलकुलेट कर रहा हूं। इस वर्किंग का मकसद है सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना। हो गया 2018 का, हो गया मकसद पूरा इसका, इसलिए मैंने लाइन लगा के 2018 क्लोज, बस खत्म कर दिया। अब 19 के लिए मैं फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, 20 के लिए फिर से करूंगा। डेप्रिसिएशन हो गई कैलकुलेट, वो हमने यहां टोटल करके लिख दी। पहले यहां तक पहुंच जाए, नोट कर लें, सारे फैला हुआ है काम सारा, तो फिर मैं रिवैल्यू करता हूं उसको। कितना सा लगेगा, हो गया। अच्छा भी 2 मिनट। अब 1 जुलाई 19 को जब रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है 2100। तो 1 जुलाई 18 को रीवैल्यू करके पहुंचाना है 2100 तक। कितना इंक्रीज हो गया 271 पॉइंट, और ये सारा इधर सरप्लस में चला गया। एंट्रीज यहीं से निकलनी है। 1 जुलाई 17 एयरक्राफ्ट डेबिट कैश क्रेडिट, 30 जून 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 171, 1 जुलाई 18 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एयरक्राफ्ट क्रेडिट इतना एलिमिनेट हो गया। 1 जुलाई 18 एयरक्राफ्ट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 271। एंट्रीज तो इस टेबल से ही होंगी। अब हमें इनमें 2019 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2100 के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन के बाद इसको करना है ना डेप्रिशिएट, तो अब इसके भी 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो डिवाइड बाय 3 कर दें हैं, फिर
अब किसी रेशो में, या तो वो रेशो आपको सवाल में बताई हो सकता है आपको खुद ही सवाल में बता दिया हो कि 2100 को 50 30 20 की रेशो में बांटने, हो सकता है। लेकिन अगर खामोशी है तो इनको रेशो में बांटें किसकी, या तो कॉस्ट की, या नहीं 2100 को बांटना है। अब या तो कॉस्ट की रेशो में बांटेंगे 500 400 1100, या फिर बुक वैल्यू की रेशो में बांटेंगे 412 360 और 1056। चूंकि इस 2100 तक पहुंच रहे हैं हम यहां से, तो इसलिए बुक वैल्यू की रेशो में बांटेंगे। तो कंपोनेंट्स वाला सवाल अगर रिवैल्यूएशन के साथ मिक्स होकर आ जाए तो एक चीज डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन को तोड़ना पड़ेगा, और दूसरी चीज डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चूंकि तोड़ी है तो रिवैल्यूड अमाउंट को भी तोड़ना पड़ेगा। या तो रेशो बताई होगी, नहीं बताई तो बुक वैल्यू की रेशो में। तो अब 2018 के लिए तो ये हमने कर लिया काम, लेकिन 2019 के लिए 2100 को तोड़ना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 18 में अब जो मैं यहां पर फिगर लाऊंगा, बैलेंस कह देता हूं उसको, वो निकालूंगा। इस 2100 को इनकी रेशो में तोड़ना है, और रेशो में बांटना आता ही होगा, नहीं तो ये कर रहा हूं ना ब्रैकेट में, ये लें 412.5 जिनकी रेशो में बांटना होता है उसके टोटल से डिवाइड करते हैं, जो कि ये है 1828.5 473.75। ये मैंने कैलकुलेशन की थी 2018 के लिए, 2018 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, बस यही मकसद था इसकी जिंदगी का। अब मैं कर रहा हूं 2019 के लिए। ये कॉलम क्यों चलाया अभी थोड़ी देर तक बताता हूं। इसी तरह से यहां भी आ जाते हैं 2019 के लिए। अब मैं फिर से कर लेता हूं। तो 1 जुलाई 18, अब मैं जब यहां फिगर लाऊंगा तो 2100 डिवाइडेड बाय 28.5 इंटू 360 413.45। और यही वाला सलूक कर लेते हैं इस एक्सटीरियर बॉडी के साथ। फर्स्ट जुलाई 18, तो जो मैं बैलेंस 1 जुलाई 18 के लिए नीचे लिखने लगा हूं वो 2100 1056 18 28 12.80। अच्छा, ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि पूरा 2100 हो गया कि नहीं। 2100 के टुकड़े किए हैं ना, तो वो पूरा 2100 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 473.75 413.45 और 12.80 2100 हो गया। तो कंपोनेंट्स वाले सवाल में एक तो हमें वर्किंग्स और अलग तोड़नी पड़ेगी ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो, और इसीलिए रिवैल्यूड अमाउंट के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर किस तरह से बांटना है बता दिया तो बताया, नहीं बताया तो उनकी बुक वैल्यूज की रेशो में। अब 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं। 30 जून 19 डेप्रिसिएशन। इंजन के लिए मेथड क्या है, आर मेथड। तो फिर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो अब ये रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करने लगे 473.75, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, रीवैल्यूड अमाउंट को कर रहा हूं। रिमेनिंग 20,000 घंटों में से 35 हो गए थे, तो बाकी रह गए थे 16,500। रीवैल्यूड अमाउंट है ना, तो इसलिए फिर डिवाइड भी रिमेनिंग से करना है। और 2019 में इस्तेमाल हुए 2800, तो ये डेप्रिसिएशन आ गई 80.39। और अगर ये कॉस्ट मॉडल पे रहता तो चाहे तो नहीं, वही डेप्रिसिएशन 87.5, नहीं आर्स मेथड है। चाहे तो ऐसे ही कर ले, यानी 412.5, चाहे ऐसे कर ले, और चाहे तो कॉस्ट मॉडल ही है तो यहां 500 लिख के डिवाइडेड बाय 20,000 कर लें इनटू 2800, दोनों से सेम आंसर आएगा 7 3 9 3 9 6, ये 342.5। तो ये मैंने जो 19 का डब्बा ये काम किया था, ये 19 की जिंदगी का मकसद भी हो गया। कैबिन के लिए स्ट्रेट लाइन है, ये निस्बतन आसान काम है। 30 जून 19 डेप्रिसिएशन। अब इस रीवैल्यूड अमाउंट के पास 413.45, कितनी जिंदगी बची है, 10 थे, 9 साल 45.94, और अगर कॉस्ट मॉडल पे रहता तो 40। थ्री सिक्स 7.51 320। ये 2019 का काम हो गया पूरा। और इसके लिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी आसान है। डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट है 12,1280, और इसके लिए जिंदगी रह गई है बाकी 25 थे 24।
50.53 और स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट मॉडल होता तो 44 ही होता। वन 162.27 1012 ये हमने इस डेप्रिसिएशन की वर्किंग में 2019 कर लिया। अच्छा, अब बताता हूं कि मैंने दूसरा कॉलम क्यों बनाया था। 30 जून 19 डेप्रिसिएशन कैसे लिखूं, तीनों को ऐड कर दें तो 80.39, 45.94, 50.53, 176. इधर क्या करें, ट्रांसफर करना है ना, तो इसको रिमेनिंग पे बांट लो। नहीं, इसलिए ये कॉलम बनाया था। सरप्लस ट्रांसफर की फिगर, या चलो अगर P&L में चल रहे हो तो अंडर चार्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, रिमेनिंग पे डिवाइड करके। वो तो शॉर्टकट है, वो तो स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे चार्ज होती उसके डिफरेंस से। तो ये मैंने कॉलम इसलिए बनाए थे, इनमें तो जबानी भी चल जाना है, स्ट्रेट लाइन है तो, लेकिन आज मेथड हुआ और अगर रिड्यूसिंग हुआ तो ये कॉलम बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने बनाया ही इसलिए था कि 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई इतनी, कॉस्ट मॉडल होता तो इतनी होती। अब यहां पर ना बेशक एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें, कितना फर्क है जबानी पता चल रहा है 10 पॉइंट, बेशक ऐसे ही करके इसको सर्कल कर लें। ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अगर तो स्ट्रेट लाइन होता फिर हम सरप्लस को रिमेनिंग पे डिवाइड करते थे, अब थोड़ी स्ट्रेट लाइन, या चलो अगर होता भी स्ट्रेट लाइन, तीनों में स्ट्रेट लाइन होता तो इसको डिवाइड कर लेते। अगर तीनों में ही स्ट्रेट लाइन होता तो फिर इसी को डिवाइड कर लेते रिमेनिंग पे। नहीं, अलग अलग लाइफ है, तो इसलिए हमने ये कॉलम साथ चलाया ताकि दोनों की डेप्रिसिएशन का फर्क पता चले और वो वहां लिखे। आर्स मेथड है और रिड्यूसिंग है, फिर तो आपको ये कॉलम साथ चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर आप ये दो कॉलम अवॉइड बिल्कुल कर सकते थे, जबानी काम चल जाता। कितना ऊपर है 40 से 5.9, तो बस ये इंक्रीमेंटल है। ये मैंने साथ चला दिया ताकि उसके साथ आप प्रैक्टिस में बस फ्लो में चलते हुए कर लें। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में आप ये कॉलम बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बस एक दफा कैलकुलेट कर ली 40 है तो बस ठीक है, 40 है तो ये 5.94 ज्यादा है। और इसी तरह यहां बेशक ये कॉलम ना बनाते, बस 44 है तो 44 को जबानी कंपेयर कर लें 6.53। ये हमने इन तीनों टुकड़ों से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाली और जैसे डेप्रिसिएशंस वहां ऐड करके लिखी थी तो इन तीनों को भी ऐड करके वो सरप्लस ट्रांसफर आ जाएगा 22.86 23.248। एंट्रीज कंबाइंड वाली हैं, यानी इसकी एंट्री होगी 30 जून 19, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 176.86, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 22.86। हाँ, ये फिगर्स कैसे बनी वो अलग निकालनी पड़ी और उनको सम करके वहां लिखना पड़ा। ये कंपोनेंट्स वाले सवाल में करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन आगे थी, हमने ना हर कंपोनेंट की अलग अलग हर साल की वर्किंग बनाई है। डेप्रिसिएशन निकल आई, लेकिन साथ सरप्लस ट्रांसफर भी तो निकालना है ना। तो पहले हम लोग अब तक क्योंकि स्ट्रेट लाइन और एक ही एसेट का सवाल कर रहे होते थे तो उसका शॉर्टकट था कि इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें। ये शॉर्टकट है, वो भी स्ट्रेट लाइन का। अब ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन मुख्तलिफ लाइफ वाले एसेट्स हैं, आर्स मेथड भी बीच में है, तो अब आप इस 271 को रिमेनिंग पे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे डेप्रिसिएशंस सारी अलग अलग निकालनी पड़ी तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी सारी अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। और उसका तरीका यह है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे होती उनका फर्क, इन दोनों का फर्क, इन दोनों का फर्क। और अब वो तीनों के जब पोर्शन निकल आए तो उन सबको ऐड किया, अब ये टोटल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बन गई। है जी, क्या पूछा है, किधर है, कौन है? हाँ, मैं आ रहा हूं, उधर ही जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, 1 जुलाई 19। अब इसको रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है, 1600। 323.14 का आ गया डाउनवर्ड, यहां गुंजाइश है इतनी, बाकी चला गया P&L में 74.5। और चूंकि अब अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो अब क्या करना है, इसी तरह जैसे ये किया है, इसी तरह से 2020 का भी डब्बा बनेगा और उसमें हमने 1600 के टुकड़े करने होंगे। 1600 को किस रेशो में, इस रेशो में। ये सवाल आपने पूरा दोबारा करना, ये होमवर्क है, आधा तो बाकी करना ही है, ये शुरू से सारा करना, क्योंकि इसका जो ICAP का पास्ट पेपर में सवाल एक ही टेस्ट हुआ था और वो बहुत ही तगड़ा सवाल था, लेकिन उससे पहले आप ये कुछ सवाल करेंगे तो इस काबिल होंगे। है जी, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये टेस्ट हुआ था 18 नंबर का, ये नहीं, ये तो मैंने खुद ही बनाया है, लेकिन जो इस तरह का ICAP का सवाल था जिसकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं ताकि आप ICAP वाला कर सकें, वो 18 नंबर का था।
FAR1 एक मुश्किल पेपर है, इसलिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। है पहले ये तो पक्के कर लें। रिड्यूसिंग का एक सवाल ही दिखा दूंगा, वो काफी है। मेरा मेरा कुछ 40 तक। लेकिन फिक्र वाली बात है ना मेरे लिए, मैं तो सबको जान मार के पढ़ा रहा होता हूँ यार। वो जो 60 लोग फेल हो गए, वो क्यों हुए फेल? तो इसलिए मुश्किल है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। अभी तक मतलब नहीं, हर अटेम्प्ट का अलग अलग ही होता है ना। R1 का तो मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स हैं, मतलब कभी 50+ भी रहे, लेकिन ये क्या मतलब ICAP से डबल ही होता है तकरीबन। हाँ है, लेकिन अगर ये कर लें पूरे तो वो मैंने होमवर्क देना है बाद में, करना है पहले तो कर लें। वो ये स्विंग 21 होगा, वैसे मैं वो कल दूंगा होमवर्क। अब ये मेरी तरफ से फारिग है चैप्टर, लेकिन आपकी तरफ से भी फारिग नहीं है। कल मैंने अगला चैप्टर शुरू कराना है, लेकिन ये सवाल आपका होमवर्क है। कल मैं फिर वैल्यूज टैली करा दूंगा, आप जब करके आएंगे तो 2020 की वैल्यूज टैली करा दूंगा, लेकिन ये बेटा करना है। और फिर कल नया चैप्टर शुरू कराऊंगा, लेकिन ये भी 1-2 दिन होमवर्क चलेंगे साथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।